नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम मॉक टेस्ट लगातार आपको दे रहे थे, वीडियोस दे रहे थे और उसमें ये सेक्शनल टेस्ट है जिसमें कि हम करंट अफेयर के 100 अच्छे वाले एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। परीक्षा जब नज़दीक आ जाती है, 10-20 दिन या फिर हफ्ता भर बचा रहता है, तो उसमें आप क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा आप उस समय टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना ही आपको अपनी कमियां पता लगेंगी और आप उन्हें समय रहते दूर कर पाएंगे। तो टेस्ट की एनालिसिस भी करनी चाहिए। फिलहाल पहले क्वेश्चन को देखिए। नवंबर 2022 की बात है। कटक की रहने वाली है बाली यात्रा और इन्होंने कितने मिनट में, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने क्या किया, 22,000 कागज की नावें बनाई और बहुत कम समय में बनाई। तो कितने समय में बनाई ये बताइए, इसमें समय दे रखा है। और इन्होंने 35 मिनट में, मात्र सिर्फ 35 मिनट के समय में, यानी लगभग आधे घंटे में 22,000 नाव बनाकर एक कीर्तिमान दर्ज किया है जो कि गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हाल ही में गुजरात के किन 2 जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के एक आदेश को अधिसूचित किया है? मतलब गुजरात के कौन से 2 जिले ऐसे हैं जहां पे इस आदेश को अधिसूचित किया गया है और इसमें अल्पसंख्यकों को, धार्मिक अल्पसंख्यक जो है उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है। तो आणंद, मेहसाणा है, जामनगर, अरावली है या फिर दोहद और कच्छ है। ये सब गुजरात के जिलों के नाम है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आणंद और मेहसाणा वाला होगा। ठीक है, ये दोनों जिले हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है? ये कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जरा बताइए। वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मतलब अहमदाबाद वाला, या शहीद भगत सिंह मोहाली वाला हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई है, या फिर केम्पेगौड़ा है बेंगलुरु वाला। ये अलग अलग स्थान के हवाई अड्डे हैं और करेक्ट आंसर ये थर्ड वाला जो है इसका हो जाएगा केम्पेगौड़ा। ठीक है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु का है। यहाँ पे टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में हुआ मतदान जो था उसके दौरान ताशीगंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे। तो ये कौन सी जगह है? हमीरपुर है, ऊना है, लाहौल स्पीति है, शिमला है। इसमें जगहों के नाम दिए हुए हैं और करेक्ट आंसर क्या होगा? लाहौल स्पीति हो जाएगा और इसमें से हम चुनेंगे सी वाले ऑप्शन को। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 2022 में गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से नंबर की जयंती मनाई गई, तो वो आपको पता होना चाहिए। 553वीं जयंती मनाई गई और ये कब मनाई गई है जरा बताइए। तो 8 नवंबर, 18 जून, 9 अक्टूबर, 28 सितंबर। गुरु पूर्णिमा कही जाती है और उस दिन कार्तिक पूर्णिमा असल में होती है हिंदू महीने के हिसाब से। अब इसमें आप चुनकर बताएं। तो 5th क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर है वो होगा 8 नवंबर। ठीक है, 8 नवंबर की तारीख में गुरु नानक देव जी का जो ये जयंती पर्व है ये 553वां था, इस बार मनाया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी आज से 553 साल पहले इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि 9 नवंबर 2022 पाकिस्तान की सरकार ने कौन से वर्ष तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? इस तरह की डेडलाइन सरकार खुद को भी दिया करती है, तो ये खुद ही को दे रखा है। अब बताइए कि ये कौन से वर्ष तक ऐसा कर लेंगे? 2022, 25, 27, 29 और ये 2027 तक का टारगेट है। वहां तक इन्हें अचीव करना है, मतलब जो ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली है उसको पूरे देश में लागू करेंगे। 7वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो इंडियन, यहाँ आप देख रहे हैं स्टेटमेंट जैसे दिए हुए हैं, नियुक्तियां हैं असल में। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हैं नीरज चोपड़ा जी और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं किशोर कुमार बासा। भारत के नागरिक 20 यानी C20 सिटीजन 20 अध्यक्ष हैं माता अमृतानंदमयी, इन्हें अम्मा भी कहा जाता है शॉर्टकट में। और ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कली। अब इसमें से बताइए कि गलत कौन सा है। 7th क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला दिया है, मतलब ए वाला जो ऑप्शन है इसको आप निकाल दीजिए, यही गलत है। असल में देखा जाए तो जो 16वीं अध्यक्ष बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, वो PT उषा है। इसमें जो नीरज चोपड़ा का नाम दिया है वो गलत है। तो यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा का नाम दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? PT उषा होना चाहिए था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8वें को देखते हैं। नवंबर 2022 में श्याम सरन नेगी का देहावसान हो गया। इनका संबंध किससे था? तो ये पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे, पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव थे, या दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता थे, या स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। इनकी क्या खासियत थी कि हम इन्हें याद करते हैं?
और 8वां क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो डी वाले ऑप्शन को हमने इसमें से टिक कर लिया। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार दिया जाता है और उसका नाम है गांधी मंडेला शांति पुरस्कार। ठीक, तो कौन सा फाउंडेशन देता है ये आपको पता होना चाहिए। अब नवंबर 2022 में ये पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया ये आपको बताना है। तो ये शांति पुरस्कार जो है ये असल में दलाई लामा को दिया गया और ये 14वें दलाई लामा को पहले शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और हिमाचल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्होंने मैकडोनल्डगंज में दलाई लामा को सम्मानित किया। तो कुल मिलाकर दलाई लामा का नाम आपको पता होना चाहिए। किसने दिया सम्मान वो भी पूछा जा सकता है, हालांकि वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। जेपी की कहानी नीतीश कुमार की जुबानी, बिहार में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन कहाँ पर आयोजित हुआ। तो यहाँ पर देखिए, ये उत्तर तो आपको मेरे प्रश्न के अंदर ही मिल गया, गलती से आपको मैंने जवाब दे दिया, ये बिहार। ठीक है, बिहार इसका सही उत्तर होगा, लेकिन बिहार में भी ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए 11 नवंबर 2022 की ये बात है। नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, लोकनायक की इनकी उपाधि है। तो इनकी 120वीं जयंती थी और पटना का जो सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र है, वहाँ का बापू सभागार है, उसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो आपसे एग्जैक्ट वेन्यू पूछा जा सकता है, तो ये पटना में आयोजित हुआ था सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के अंतर्गत। और जेपी की कहानी नीतीश कुमार की जुबानी ये कार्यक्रम का ध्येय था, मतलब स्लोगन आप कह सकते हैं। तो बिहार इसमें राज्य के तौर पे पूछा था, जिसे कि हमने चुना। देखिए प्रश्न को अगर सरल बनाना होगा तो राज्य पूछेगा, कठिन बनाना होगा तो स्थान पूछेगा। और 11वें प्रश्न को देखते हैं। नवंबर 2022 में उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो हथकरघा वाले जो प्रोडक्ट होते हैं इन्हें प्रोत्साहित करना सरकार का लंबे समय से उद्देश्य रहा है, क्योंकि जितना विदेशी माल और ऐसे सिंथेटिक चीज़ें आती हैं उससे लोग आकर्षित होते हैं, सस्ते भाव में वो मिल जाता है तो उसको खरीदते हैं, और जो हस्त उद्योग है वो बर्बाद हो जाता है। तो उसको प्रोत्साहित करना उद्देश्य है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है इसका? पंकज त्रिपाठी बने हैं, मैथिली ठाकुर बनी है, ईशान किशन बने हैं कि मनोज बाजपेयी बने। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ये मैथिली ठाकुर हैं। बी वाले ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। 8 सितंबर 2022 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 इसका उद्घाटन किया, और राज्य के यानी बिहार राज्य के कौन से जिले में इसका उद्घाटन किया गया है वो जिले का नाम आपको बताना है। तो पितृपक्ष का मेला यानी श्राद्ध की बात हो रही है, और श्राद्ध वाला काम अक्सर बिहार के कौन से जिले में होता है? जरा दिमाग लगाएंगे तो इसमें आराम से आप सिर्फ गेस करके कर सकते हैं। गया में होता है। गया में गया जी जो है, इन्हें देखिए गया का नाम बदल के गया जी करने की बात चल रही है, और यहाँ पर लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि पिंडा पारने जा रहे हैं, देहात में यही बोला जाता है। तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं, और उसके बाद फिर ये मान लेते हैं कि उनके पूर्वज जो हैं वो तृप्त हो गए। तो गया में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 को आप देख रहे हैं। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन किया है। अब ये जो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय है ये असल में कहाँ पर स्थित है? सीतामढ़ी में है, समस्तीपुर में है, मधुबनी में है कि बक्सर में है? ये बिहार के कुछ जिलों के नाम दे रखे हैं, आप बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये समस्तीपुर में, इसकी जो लोकेशन है वो समस्तीपुर में। प्रश्न संख्या 14। सितंबर 2022, अब हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो सितंबर 2022 में शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के अवसर पे किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? वैसे तो कई सारे शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, लेकिन यहाँ हमें उनसे काम नहीं है, हमें बिहार राज्य के जो शिक्षक सम्मानित किए गए हैं उनसे काम है। अब इसमें आप बताएं। सौरभ सुमन का नाम है, खुर्शीद अहमद भी हैं, प्रदीप नेगी भी हैं और निशी कुमारी भी जी। तो इसमें से आप चुनेंगे किसे? एक से ज़्यादा या फिर किसी एक को चुनेंगे? तो इसमें 14वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, आप ई वाले ऑप्शन को चुनेंगे, क्योंकि मोर देन वन वाला ऑप्शन इसमें हमें चाहिए था, तो वो ई में ही मौजूद है। असल में 2 अध्यापकों को सम्मानित किया गया था जो कि बिहार राज्य के थे। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये सम्मान दिया गया, जो नई दिल्ली का विज्ञान भवन है वहाँ पे। और इसमें आप देख रहे हैं कि सौरभ सुमन जो है ये पुरुष अध्यापक के तौर पे, और निशी कुमारी जो है ये महिला अध्यापक के तौर पे बिहार राज्य से शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले गौरवशाली शिक्षक हैं। इसके अलावा जैसे खुर्शीद अहमद को आप देख रहे हैं तो ये यूपी के रहने वाले हैं, इनको भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, और प्रदीप नेगी जो है वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो यहाँ हमें बिहार राज्य से मतलब था। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछ रहा है कि अगस्त 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोने का हाथ नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, इस किताब का नाम ही यही है। यहाँ पे गोल्डन हैंड आप इसका ट्रांसलेशन मत करिएगा, सोने का हाथ किताब का नाम ही है। तो विमोचन तो कर दिया, लेकिन इसके लेखक कौन है? लिखने वाला व्यक्ति कौन है, जरा बताइए। सुजाता प्रसाद जी हैं, या फिर प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप हैं, या डॉक्टर वीरेंद्र झा हैं, या राजवर्धन आजाद हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला, ये राजवर्धन आजाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसमें से हम जो डी वाला ऑप्शन है उसे बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 16। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कौन से राज्य के राज्य दुग्ध सहकारी संगठन या संघ को ई मार्केट का अवार्ड प्राप्त हुआ है? ये कौन से राज्य का सहकारी संघ है, जरा बताइए। एमपी का है, बिहार का है, गोवा का है, हिमाचल का है?
तो ऐसे जो राज्य वाले प्रश्न होते हैं ना, जिसमें राज्य विशेष का नाम पूछा जाता है और आप किसी प्रादेशिक परीक्षा को दे रहे हैं, तो आमतौर पर यह ज़्यादा संभावना होती है कि वो आप ही के राज्य की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के पटना कलेक्ट्रेट सभागार या कार्यालय की कितने साल पुरानी इमारत को गिराने की मंजूरी दी है। ऐसी जो सरकारी इमारतें हैं ना, पहले वाली बड़ी जर्जर हो जाती है कभी कभी, उसमें सीमेंट के छापे उकचते हैं और प्लास्टर ऊपर से टूट टूट कर गिरता है और पूरी बिल्डिंग गिर जाने का खतरा होता है, तो ऐसे में उसे ध्वस्त करने का आदेश मिला है। तो ये कितनी पुरानी थी जरा बताइए। अब ये 150 साल, बहुत ज़्यादा इसमें जो समय अंतराल है वो दिया हुआ है, ये 350 साल पुरानी थी। एक मकान के लिए इतनी आयु बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। अच्छा हुआ गिराने का फैसला लिया, वरना वो बहुत सारे लोगों को दबा सकता था। अच्छा, प्रश्न संख्या अगला यानी 18वें को हम देखते हैं। बिहार के किस जिले का नया गजेटियर तैयार किया जाएगा। वैसे देखिए, गजेटियर बनाने वाला जो काम है ये बिहार के हर जिले के लिए किया जाएगा, लेकिन अभी प्रायोगिक तौर पर यह शुरू किया गया है। तो किस जिले के लिए किया गया है? जिले की छोटी से छोटी जानकारी इस गजेटियर के अंदर मौजूद होगी और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ई होना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा जिलों के नाम हमें चुनने थे तो हमने ई को चुन लिया। ये पटना और दरभंगा, ठीक है, पटना और दरभंगा दोनों के लिए तैयार किया जाएगा और प्रायोगिक तौर पे। और इसमें भी आप देखें कि पटना जिले का जो गजेटियर है वो करीब 52 साल के बाद प्रकाशित हो रहा है, यानी एक बहुत बड़ा अंतराल है। और इस जिले का यानी पटना जिले का जो अंतिम गजेटियर था वो 1970 में प्रकाशित किया गया था। वैसे भी ये ऐसा दस्तावेज होता है ना कि इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन बार बार पब्लिश करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सफल रहता है तो बाकी जिलों में भी किया जाएगा। तो इसमें से हमने ई को चुना था। और प्रश्न संख्या 19 आपसे पूछ रहा है कि जो गलत कथन है उसका चयन कीजिएगा। तो बिहार के 2 स्थानों, एक तो फुलवरिया है और दूसरा दुर्गावती है, वहां पे फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की योजना बनाई गई है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन आपको बताता है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवित्री है सागरिका राय, उनका काव्य संग्रह है अनहद स्वर, इसका लोकार्पण हुआ है। और कैमूर जिले में एक जगह है जिसका नाम है करकटगढ़ और उसी के नाम पे जलप्रपात का नाम पड़ा है करकटगढ़ जलप्रपात। तो इसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। और डी वाला स्टेटमेंट आपको बताता है कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा। औरंगाबाद से शुरू होकर पटना से गुजरते हुए वो दरभंगा तक जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ अच्छी 4 जानकारियां हैं। इसमें कुछ गलत है तो बताइए। देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं, यानी जितने कथन दिए हैं सभी सही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब एक साथ देकर आपसे पूछा जाएगा, इसमें से कुछ न कुछ अलग अलग। जैसे मान लीजिए ये बी वाला है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा? पूछा जाएगा कि अनहद स्वर की लेखिका कौन है, या फिर ये बताइए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवित्री सागरिका राय का काव्य संग्रह जो है वो उसका अनावरण किया गया, तो अनावरण किया गया तो उस काव्य संग्रह का नाम क्या है? इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। फिलहाल ई को चुना, सभी सही। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, जो कि है 20वां। अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन उद्घाटन किसने किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी का नाम है, मुख्यमंत्री जी का नाम है, गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। अब बताइए। तो देखिए, इसमें ये मुख्यमंत्री जी ने इसका अनावरण किया था, उद्घाटन किया था। इसमें से आप बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखें। 7वां फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022, ये है प्रतियोगिता का नाम और उसका संस्करण है 7वां। विजेता देश कौन सा था ये बताइए। तो विजेता इसमें देखिए स्पेन रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो आयोजन है वो भुवनेश्वर, नवी मुंबई, भारत में किया गया। कुल मिलाकर इसका शुभंकर वगैरह भी पूछा जा सकता है, तो ईभा नाम का जो शुभंकर है वो आप याद रखेंगे। स्पेन इसमें दूसरी बार जीता है, इसमें दूसरी बार वो विनर रहा है। और उप विजेता कौन था? कोलंबिया। तो फिलहाल हमें उप विजेता नहीं बताना था, विजेता का नाम बताना था, तो आपने स्पेन को चुना। 22 को देखते हैं। अक्टूबर 2022 की बात है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा या इसके अधीनस्थ आप कह सकते हैं, इसके अधीन काम करने वाले अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जिसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं, उसमें एक रबी फसल की खेती के प्रस्ताव को पुनः मंजूरी दी है। वैसे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं उनको बड़ा ही ठोक पीट कर बाजार में उतारा जाता है या खेतों में लगाने की परमिशन होती है, क्योंकि उससे तरह तरह के नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि जब जीन में परिवर्तन किए जाते हैं तो वो हानिकारक भी हो सकता है। तो इसमें से किसे परमिशन प्राप्त हुई है? पैडी को प्राप्त हुई है, कॉटन को प्राप्त हुई है, या वीट या फिर मस्टर्ड? तो देखिए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबी की फसल है, अब यहाँ एक हिंट आपको दे दिया है कि वो रबी की फसल है, तो इससे आप आराम से इसमें से पहचान सकते थे अगर आपको ये पता है कि रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं। तो 22वां क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका सरसों होगा। देखिए, ये धारा सरसों जो है ना, धारा सरसों की प्रजाति का नाम है, ये हाइब्रिड है। इसको DMH11 भी कहा जाता है प्रयोगशाला के नाम के तौर पे। ये स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है और इसकी संशोधित किस्म को परमिशन मिली है, तो ये सरसों की प्रजाति है। यहाँ आपको गेहूं और सरसों कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन इसमें से सरसों होगा। इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष भारत में कम से कम 7% की वृद्धि के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे? यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 7% की वृद्धि के साथ कम से कम दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे दिखाई देगी, और वो समय कौन सा होगा?
2022 होगा, 29 होगा, 23 होगा या 25 होगा? तो 2022 होगा, इसकी बात तो खत्म हुई। अब बाकी जो 3 है उसका आप बताइए। तो देखिए 23वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यही साल 2023, जिसमें हम लोग जीवन जी रहे हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। अक्टूबर 2022 की बात है। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसके कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को शहरी क्षेत्रों में बियर और अन्य रेडी टू ड्रिंक जो होते हैं, जिन्हें कि आरटीडी कहा जाता है, उन पेय को बेचने के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मतलब जो डब्बाबंद पेय पदार्थ आते हैं उसमें बियर वगैरह भी शामिल। तो बताइए ये राज्य कौन सा है? बिहार है, जम्मू कश्मीर है, नई दिल्ली है, गुजरात है? 24 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पर बी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी? ये पहली महिला निदेशक है और ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की ये निदेशक बनी है। इनका नाम आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जी हेमा प्रभा नाम है इनका। यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक। तो बी वाले ऑप्शन को चुना। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ऐसे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछा गया कि भारत में, मतलब भारत सरकार ने जो भारतीय संकेतक भाषाओं के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? मतलब भारतीय जो साइन लैंग्वेज हैं, सांकेतिक भाषाएं हैं, उनके लिए एक नया एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका नाम सिर्फ आपको बताना है। तो ये साइन लर्न है, ई लर्न है या फिर ई दर्शन है या ई साइन है? इसमें से कौन सा नाम होगा? या फिर आप ई को चुनेंगे? तो 26 का करेक्ट आंसर ए होगा। ये साइन लर्न है, ठीक है। साइन लर्न ये असल में एप्लीकेशन का नाम है। तो उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे, एप्लीकेशन का नाम देकर उसके बारे में पूछा जा सकता है। 27 को देखें। अक्टूबर 2022 और इस समय जारी हुई थी संकलित जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट, ठीक है। मतलब कंपाइल्ड क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट इसको कहा जाता है। 2022 का लेटेस्ट एडिशन था और उसके हिसाब से निम्नलिखित में से किस देश को साल 2021 में भीषण गर्मी के कारण सेवा विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5.4%, मतलब अगर पैसे में देखें तो 159 अरब डॉलर आय का नुकसान हुआ सिर्फ गर्मी की वजह से। तो ये बताइए देश कौन सा था? 27 को आप देख रहे हैं, देश का नाम यहाँ दिया हुआ है और यहाँ चर्चा ही क्यों हो रही है? तो ये भारत का नाम यहाँ चुनेंगे आप, ठीक है। भारत को इसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गर्मी की वजह से कैसे नुकसान हो सकता है? तो गर्मी से भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद 28 को देखते हैं। अक्टूबर 2022 राजेश रंजन को किस देश में अगले भारतीय दूत के रूप में नामित किया गया है? ये कौन सा देश है ये आपको बताना है। हो सकता है आपसे देश का नाम देकर और व्यक्ति का नाम पूछे, तो आपको राजेश रंजन का नाम याद रखना है। अब बताइए भारत की ओर से ये दूत बन के गए हैं, कौन से देश में गए हैं? तो 28 का जो राइट आंसर है वो आइवरी कोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, बेहतर रहेगा। इसके बाद 29 को देखते हैं। ऐसे प्रश्नों में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर गेस नहीं काम करता। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है वो कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ देखें आप, संस्था का नाम दिया है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO है। तो अब इसमें से संस्था आपको चुननी है और 29 का जो करेक्ट आंसर है वो WHO होगा। वैसे भी ये स्वास्थ्य की बात हो रही है तो इसमें जो मॉनिटरी फंड है वो क्या करेगा, या फिर एग्रीकल्चर का क्या काम है, इसमें आराम से आप थोड़ी सी बुद्धि लगा के भी कर सकते थे। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को आप देखें। 27-28 अक्टूबर यानी 2 दिन तक किस मंत्रालय के द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया? ये कौन सी मिनिस्ट्री थी? तो यहाँ मिनिस्ट्री जो है उनके नाम दे रखे हैं और करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय था, गृह मामले मंत्रालय। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 आपसे पूछ रहा है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? ये चर्चा में है, मतलब चर्चा में था करंट में, तो इसलिए प्रश्न पूछा गया है। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी सारे देश इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन भारत इससे बाहर है, ठीक है। तो भारत को इसमें से हम बाहर कर लेते हैं, यानी ए वाले ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। सितंबर 2022 में पहला नागा मिर्च महोत्सव जो है 2022 का संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका जो प्रदेश है वो आपको बताना है। और नागा मिर्च महोत्सव, नागा शब्द से भी अगर आप गेस करेंगे तो ये बहुत आराम से पकड़ में आ जाएगा। नागा से नागालैंड। इसके बाद 33, हाल ही में UV कृष्णन राजू, इनका देहावसान हो गया। ये क्या थे, मतलब इनका प्रोफेशन क्या था वो आपको बताना है। 33 ये अभिनेता थे, ठीक है। UV कृष्णन राजू ये जो है ये क्या थे? अभिनेता थे। और हाँ, अगर आप साउथ की फिल्में नहीं देखते हैं तो ये जान लीजिए कि ये बाहुबली के चाचा थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये अभिनेता थे, यहाँ इनका परिचय आपने देखा, सी वाले ऑप्शन को हमने चुना। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित किया गया? इसकी जो जगह है वो आपको बतानी है। राज्य ही सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, उसमें किस स्थान पर आयोजित किया गया वो जगह भी बतानी है, मतलब जिले का नाम। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आप देख लीजिए, पहले भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया और उसमें भी भोपाल में। इसके बाद 35 को देख लीजिए। इसमें ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है। इसमें 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, पूरे दुनिया भर की प्रतियोगिता। तो इसमें पहली भारतीय महिला ऐसी कौन सी है जिन्होंने 2 पदक जीता था। और इसमें 35 का जो राइट आंसर है वो विनेश फोगाट हो जाएगा। आप विनेश फोगाट को ऊपर ही देख रहे हैं, ये वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। 36 को देखते हैं। 11 सितंबर 2022 को किस देश के लोगों के द्वारा 9/11 की जो 21वीं बरसी है उसको मनाया गया। अब इसमें कौन से देश के द्वारा ये बरसी मनाई गई, ऐसी आतंकवादी घटनाएं भविष्य में ना हो, ये याद किया गया। तो 36 करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। नुकसान जिसका होगा वही मनाएगा ना, तो इसमें हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। सितंबर 2022 में एनजीटी ने, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण कौन से राज्य पर 3,500 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना ठोक दिया है। तो ये जो ट्रिब्यूनल है ये मतलब असफलता, अपशिष्ट प्रबंधन में वो राज्य जो है वो असफल रहा, इसके चलते जुर्माना झेल रहा है, मतलब एनजीटी के द्वारा उस पर ठोका गया है। तो बताइए राज्य कौन सा है। और 37 करेक्ट आंसर इसका वेस्ट बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल के ऊपर ये जुर्माना ठोका गया है और अच्छी बात है, ऐसे जुर्माने लगने चाहिए। 38 को देखते हैं। 6 सितंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। अब ये नालसा का जो नागरिक सेवा केंद्र है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, कौन से राज्य में किया गया, ये आपको बताना था। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें नई दिल्ली हो जाएगा। जो राज्य आप देख रहे हैं उसमें से डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। और आगे चलिए, प्रश्न संख्या 39 में क्या पूछा जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत के कौन से साल तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम कब तक बन जाएंगे, ये जो रिपोर्ट है ये क्या बताती है। तो 39, और रिपोर्ट जारी किसने की थी वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया गया। फिलहाल 39 का राइट आंसर 2029 होगा, जो कि अभी दूर है, अभी 2023 चल रहा है। 7 साल बाद हम क्या करेंगे, तीसरे स्थान पे आ जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 को देखिए। इसमें कहा गया कि 12 अगस्त 2022 को कौन से मंत्रालय ने स्माइल 75 की शुरुआत की है। ये कौन सी मिनिस्ट्री है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। और इसमें से हम चुनेंगे किसको, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को। ये रहा डी वाला ऑप्शन। 41 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2022 में विश्व का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया है। विश्व का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल, ये भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ये लागत प्रभावी नहीं है, महंगा है अभी, बस इसकी यही समस्या है। बाकी प्रदूषण के मामले में ये, प्रदूषण से निजात पाने के मामले में ये बेजोड़ है। तो बताएं कि ये देश कौन सा है। और 41 का जो राइट आंसर होगा वो हांगकांग हो जाएगा। ठीक है, हांगकांग के द्वारा ये घोषणा की गई। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। टू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ये एक पुस्तक का नाम है। किताब का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी उल्टा पूछ लिया जाता है, मतलब ऑथर का नाम देके बुक का नाम पूछते हैं। फिलहाल यहाँ लेखक का नाम आपको बताना है। तो ये किताब आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें आप ई वाले ऑप्शन को चुनेंगे। और ई को हमने इसलिए चुना क्योंकि एक किताब के 2 लेखक हो सकते हैं। और ये जो किताब है ना, इसको अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य दोनों जने ने मिलकर लिखा है। तो इसमें अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य दोनों को चुनना था, तो हम ई को चुन लेते हैं, मोर देन वन। और इसके बाद 43 को देखते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ये देखें आप, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 IFFM, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। इसमें किस अभिनेता को लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन से अभिनेता है बताइए, हिंदी फिल्मों के, बॉलीवुड के। और 43 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें अभिषेक बच्चन होगा। इसमें से हमने बी वाले ऑप्शन को चुना है। ठीक, इसके बाद 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य ने भारत में ग्लोबल टाइगर डे उत्सव की मेजबानी की। ये कौन सा टाइगर रिजर्व था जरा बताइए। ये मेलघाट टाइगर रिजर्व है, तडोबान धेरी है, या फिर सह्याद्री है, या फिर बोर टाइगर रिजर्व है। और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तडोबान धेरी। ये जो तडोबा टाइगर रिजर्व है इसको हम चुनते हैं इसमें से बी वाले ऑप्शन के तौर पे। इसके बाद 45 को आप देखें। ये डेफ एक्सपो है, 12वां संस्करण इसका आयोजित हुआ था 18 से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में। तो संस्करण और डेट भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पर इसका आयोजन किया गया वो वेन्यू आपको बताना है। तो वेन्यू बताइए इसमें से कौन सा होगा। और 45 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। इसका जो लोकेशन है वो गांधीनगर गुजरात है। इसके बाद चलते हैं 46 की ओर। और इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश ने जूनोटिक वायरस लैंगिया की खोज की। अगस्त 2022 में ये खोज हुई थी, तो उस समय से नहीं काम इसमें है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो वायरस है इसे किस देश ने खोजा है, और इसका नाम है जूनोटिक। ठीक है, जूनोटिक वायरस है, इसका नाम रखा गया है लैंगिया। तो भारत के द्वारा ये खोजा गया है, पाकिस्तान के द्वारा, चीन या अमेरिका। तो ऐसे वायरसों को इजाद करने का और उन्हें खोजने का काम पहले कौन करता है, चाइना करता है। भाई आप ही ने उसे इजाद किया हो तो खोजना आसान हो जाता है, और ज़्यादातर वायरसों को प्रोड्यूस भी चाइना ही करता है, ये कड़वा सच है। इसके बाद 47 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, अब वो दुर्भावनावश करता हो या फिर अनजाने में उससे आविष्कार हो जाते हो ये अलग बात है,
तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है, राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये कौन सा राज्य है बताइए? मिजोरम है, अरुणाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। ऋषभ पंत, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें आप राज्य का नाम देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड को हमने चुना, यानी हम सी वाले ऑप्शन को इसमें सेलेक्ट करते हैं। 48वां क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। तो इसका जो संस्करण है वो 17वां था, जनवरी में इसका आयोजन हुआ। कौन से शहर में किया जाएगा, मतलब हो चुका, तो अभी कहाँ पर किया गया ये बताइए। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो इंदौर हो जाएगा। इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। इसके बाद 49 को आप देख रहे हैं, 6 से लेकर 16 अक्टूबर यानी 10 दिन तक किस देश में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? ये देश कौन सा था? इसमें जो डेट है, मतलब पूरा टाइम स्पैन है वो दे दिया है। और देश के नाम के तौर पे अगर आप देखें तो ये बहरीन था, और बहरीन को अगर हम चुनते हैं तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 50वां अर्धशतक हमने पूरा किया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के हिसाब से पहली बार देश भर के कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? ये कौन से, मतलब संख्या इसमें से कौन सी होगी, कितने शहरों की तादाद है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 500 शहर। और ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा आंकड़ा जो है वो इसकी रेंज में आता है, जो कि एक उल्लेखनीय चीज़ है। इसके बाद 51वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, 25 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2022 तक कौन से देश में सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? ये देश कौन सा था? तो भारत में आयोजित किया गया, इसीलिए चर्चा भी है इसकी। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है कि जुलाई 2022 में भारत को किस देश से 2 MH-60 रोमियो समुद्री हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत को मिले हैं, लेकिन किधर से मिले? अमेरिका ने दिया है, ब्राजील ने दिया है, फ्रांस या फिर रूस? तो आजकल हथियार बेचना और लड़ाकू चीज़ें बेचने का काम जो है बड़े पैमाने पर अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका ने ही ये भारत को दिया है, और इसमें से हम चुनेंगे ए वाले ऑप्शन को। ए को चुना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। अगस्त 2022 की बात है, और इसमें पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ने में डिस्टर्ब हुआ है। ये पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? इसमें से आप देखें, जुलाई अगस्त समय दिया हुआ है। देखिए, इसमें कोई भी तारीख जो है वो सही नहीं है असल में, और इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। ये 30 जुलाई 2022 को मनाया गया था, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इसकी जो तारीख है वो 30 जुलाई थी, जो कि इसमें नहीं दी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से चुनकर बाहर करना है। 7 जुलाई 2022 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ये जो है, इसने आकाशा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ठीक है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है इसे। और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है तो संयुक्त राष्ट्र के दशक की अवधि जो है वो 2021 से 2030 तक की है, ये दिया हुआ है। केरल के कोल्लम में देश के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जुलाई 2022 में 1 से लेकर 15 जुलाई 2022 के अंतर्गत उद्यमिता पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़ा मतलब 15 दिन का समय, पक्ष। अब ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? तो अब इसका अगर हम देखें तो इसमें जितने हैं सभी सही हैं, जितने स्टेटमेंट हैं सब अलग अलग सूचनाएं हैं, और सारी जानकारियां एकदम परफेक्ट हैं। तो सबसे अलग अलग प्रश्न बनने की भी संभावना बनती है। इसके बाद 55 को देखते हैं। जुलाई 2022 कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, जिससे कि भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया? तो इनका आकस्मिक निधन हो गया। और ये कौन से देश के प्रधानमंत्री थे आप बताइए? शिंजो आबे थे। और 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। इसमें से हम जापान को चुनते हैं, शिंजो आबे। इसके बाद 56 को देखते हैं। देश का पहला श्रीराम संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर बनाया जाएगा? तो श्रीराम का संग्रहालय कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा भोपाल में। ठीक है, इसमें जो लोकेशन है वो भोपाल में 3 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। इसकी लागत भी पूछी जा सकती है। फिलहाल हम इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 57 को देखिए। हर महीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित करने का फैसला लिया गया है? जुलाई 2022 की बात है ये, और मंत्रालय का नाम सिर्फ इसमें से आपको चुनना है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और इसीलिए हम सी वाले ऑप्शन को इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अत्यंत महत्वाकांक्षी उत्सर्जन लक्ष्य प्रस्तुत किए थे? ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी उत्सर्जन लक्ष्य थे, और किस देश के द्वारा पेश किए गए थे उस देश का नाम आपको चुनकर बताना है। देखिए, इसमें से देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी वाला, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये काम किया गया था। और 59 को देखते हैं। जून 2022 में INS निशंक और अक्षय को किस नौसैनिक डॉकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया गया? ये कौन सा डॉकयार्ड था, जरा इसमें जगह का आप बताइए। तो देखिए, मुंबई से इसको इन दोनों को रिटायर किया गया, मतलब इनका सेवानिवृत्ति का जो काम है वो मुंबई से किया गया। इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। 60वां प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में, और इसका जो 59वां अधिवेशन था, महाअधिवेशन इसको कहा गया, इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। हो सकता है जगह आपसे पूछ ली जाए। और ये 59वें नंबर का महाअधिवेशन था। अब प्रश्न ये उठता है कि उद्घाटन किसने किया था?
आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, यानी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। इसमें से सी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। जून 2022 कोविड-19 का पूर्व टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान 2.0 यानी इसका एक फेज पीछे चल चुका है, तो इसको लॉन्च किया गया। इसका पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था वो डेट आपको बतानी है, इसमें आप समय देख रहे हैं। और 61 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ई होना चाहिए। इसमें से तो कोई भी विकल्प जो है वो हमारे चुनने लायक नहीं है। ई को हमने इसलिए चुना है क्योंकि जनवरी 2021 इसमें सही डेट होगी। जनवरी 2021 है जो कि इसमें नहीं दिया है। ठीक, तो ई को चुन लिया। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। ये पूछा जा रहा है कि एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है, लेकिन किस देश को हराकर जीता है वो आपको बताना है। मतलब इसको जीतने वाला देश जो है वो दक्षिण कोरिया है, लेकिन हारने वाला कौन था? तो मलेशिया। ठीक, मलेशिया को हराकर दक्षिण कोरिया ने यह खिताब जीता है। इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से कौन सी आयातित वस्तु टॉप 3 में शामिल नहीं है? तो अब तो नया आर्थिक सर्वेक्षण और नया बजट आ चुका है। फिलहाल आप इसे देखें तो पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम कच्चा तेल, सोना, अब इसमें से आपको चुनकर बताना है। तो पिछला वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको आधार बनाने के लिए कहा गया है और इसीलिए हम इसमें से बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, लोहा और इस्पात। ठीक है, इसको हम बाहर कर देते हैं और इसमें से हम देखते हैं बी वाला जो विकल्प है वो सही है। इसके बाद 64 को देखते हैं। जून 2022 में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी यानी वित्त मंत्री, इन्होंने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर और राष्ट्र ये आप देख रहे हैं धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हिंदी अनुवाद जो है ना उसमें समस्या है। संग्रहालय का नाम है धरोहर और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। कौन से राज्य में किया गया ये बताइए? तो इसमें से गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा को हम चुनेंगे और सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद 65 को देखते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसके जीवन पर आधारित फिल्म रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट इसकी विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया है? ठीक, ये इफेक्ट है असल में। यहाँ पर आप जो इसका हिंदी रूपांतरण है और अंग्रेजी वाला देख सकते हैं। अंग्रेजी वाले में ज़्यादा क्लियर है क्योंकि वो किताब इंग्लिश में ही लिखी गई। ठीक, पहले इस पे बुक लिखी गई और उसके बाद आधारित फिल्म बनाई गई और इसकी स्क्रीनिंग का फैसला लिया गया। तो ये किसके जीवन पर बनी हुई है जरा बताइए? मतलब शुरुआत में एक आधारित किताब लिखी जाती है, बाद में इसमें स्क्रिप्ट तैयार करके मूवी बनाई जाती है। तो इसमें स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है और इसलिए चर्चा में है। तो किसके जीवन पर यह बनी हुई है? और इसमें जो नाम दिया हुआ है इसे अगर आप ध्यान से देखें तो पहचानना आसान हो जाएगा। नंबी नारायण के जीवन पर यह बनी हुई है। ठीक, इसमें आप देख भी रहे हैं नंबी इफेक्ट दिया हुआ है ना, तो नंबी नारायण को आप आराम से चुन सकते हैं। जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 66वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। मई 2022 में किस देश की सरकार ने आपातकालीन शक्तियों की स्थिति का विस्तार करने के लिए संविधान में संशोधन किया है? तो ये संविधान में संशोधन किस देश के द्वारा किया गया है? ये हंगरी है। ठीक है, हंगरी के द्वारा ये काम किया गया है और हम इसमें से बी वाले विकल्प का चयन करते हैं। 67 को देखते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित IPL 2022 के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर फाइनल जीत लिया था? तो गुजरात टाइटंस के द्वारा किस टीम को हराया गया ये बताइए? कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया गया, या सुपर जायंट्स लखनऊ को हराया गया, या राजस्थान रॉयल्स को, या फिर पंजाब सुपर किंग्स को? और इसमें से 67 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, पुरानी टीमों को हराकर ये नई टीम जो है ये फाइनल जीत जाती है। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। 25 मई 2022 की बात है। शिरुई लिली महोत्सव 2022 इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया। अब ये जो शिरुई लिली महोत्सव है ये किस राज्य का है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मणिपुर हो जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर को हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 69 को देखिए। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी जो है ये कौन से शहर में आयोजित की जाएगी? शहर का नाम सिर्फ आपको इसमें से चुनना है और इसका जो राइट आंसर है वो पुणे हो जाएगा, महाराष्ट्र का पुणे। ठीक, तो हमने डी वाले विकल्प को चुन लिया। 70वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? मतलब कौन सा न्यूज़ चैनल या फिर कौन सी मीडिया एजेंसी थी? इसमें से आपको चुनकर बताना है। तो ये द न्यूयॉर्क टाइम्स था। ठीक है, और इसमें से हम न्यूयॉर्क टाइम्स को अगर चुनते हैं तो सी वाला विकल्प हमारा सही होता है। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को मई 2022 में राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? मतलब वो पहले से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था लेकिन उसको अभी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इस क्रम में अगर देखा जाए तो वो राजस्थान राज्य का चौथा है और भारत का 52वां है। तो इसमें से आप देखिए नाम दे रखा है और 71 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए वाला रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसे टाइगर रिजर्व के तौर पे मान्यता मिली है, यानी ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आ गया है। 72 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो जीतो कनेक्ट 2022 पुणे के गंगाधाम एनेक्स में 6 से लेकर 8 मई तक आयोजित किया गया। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कथन आपको बताता है कि केंद्र सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का फैसला रखा है, मतलब लक्ष्य रखा है और फैसला लिया है।
और अरुणाचल प्रदेश के कामीरीता शेरपा ने 26वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। 26वीं बार फतह करना ये ऐसी वैसी बात नहीं होती है, तो इन्होंने किया। और मई 2022 में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत विकल्प कौन सा है, यानी गलत कथन कौन सा है, गलत जानकारी कौन सी है। और 72 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा सी वाला। देखिए इसमें सब सही नहीं हो सकता, ये हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम सारे स्टेटमेंट को कर देते हैं सही, लेकिन इसमें से जो हमारा सी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। मई 2022 में ये नेपाल की दिग्गज पर्वतारोही हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश देकर ना गलत कर दिया है। नेपाल की दिग्गज पर्वतारोही है, इनका नाम है कामीरीता शेरपा और ये 52 साल की है। इन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट यानी दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, उसको 26वीं बार फतह किया है और ऐसा दावा किया है कि उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब दावे की जांच होगी, उसके बाद इनका नाम दर्ज होगा। फिलहाल इसमें सी वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ नेपाल होना चाहिए था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 4 मई 2022 को 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी, जिसका नाम था प्लास्ट इंडिया, अच्छा नाम है, और 2023 का ये संस्करण था, तो इसका शुभारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था जरा बताइए। प्लास्ट इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? 73। और राइट आंसर इसका क्या होगा? मनसुख मंडाविया। और इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। चुन लिया। अब आगे चलते हैं, 74 को देखते हैं। यहाँ देखिए अप्रैल 2022, हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, हम पीछे जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जो नजदीक वाला करंट अफेयर है वो ज़्यादा काम का होता है। तो अप्रैल 2022 में प्रकाशित पुस्तक जो है इसका नाम है द मेवरिक इफेक्ट, ठीक है। तो मेवरिक इफेक्ट नाम की ये जो किताब है, इसको लिखने वाले ऑथर कौन है ये बताइए। ये एडम स्मिथ है, अमीश त्रिपाठी है, हरीश मेहता है या अमरपाल सिंह है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हरीश मेहता। ये किताब आपने हो सकता है पढ़ी हो। सी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। इसके बाद 75 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में किसको चुना गया है? ये पहले इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट चुने गए हैं ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेटिक चेंज के मामले में। तो इनका नाम आप बताएं इसमें से कौन सा होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें इयान फ्राई हो जाएगा। इयान फ्राई, डॉक्टर इयान फ्राई को आप चुनेंगे तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को आप चुन लेंगे। इयान होता है असल में, उसको इयान यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद 76 को देखते हैं। IQ एयर के द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के हिसाब से भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वैसे तो प्रदूषण के मामले में बिहार की हालत भी बहुत खराब है, लेकिन देश तो और भी बुरी दशा में है। तो बताइए कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। अब इसमें कुछ जो है वो तो पाकिस्तान के दे रखे हैं और यहाँ पूछ रहा है भारत का, तो आपका काम आसान हो जाता है। फिलहाल 76 और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। ये भिवाड़ी है जो कि राजस्थान में है और इसमें से हम चुनेंगे डी वाले ऑप्शन को। इसके बाद 77 को देखते हैं। अप्रैल 2022 में प्रख्यात उड़िया संगीतकार और गायक है, इनका नाम है प्रफुल्ल कार, देहावसान हो गया इनका और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन कौन से वर्ष में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था ये बताइए। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस वर्ष में पद्मश्री मिला था, वो तो आपको यहाँ चुनना है, लेकिन परीक्षा में ऐसे नहीं। परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि ये उड़िया संगीतकार है और इन्हें पद्मश्री का सम्मान भी प्राप्त हुआ था, इनका नाम बताइए, ठीक है। तो वो नाम आपको बताना पड़ेगा। तो नाम आप याद रखेंगे, ये प्रफुल्ल जी हैं। अब बताइए किस साल इन्हें पद्मश्री मिला था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। इसमें से हम जो इसका यहाँ देखें ए 2 बार दे दिया है, कुल मिलाकर सी वाला ऑप्शन हमने चुना है। इसके बाद आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 78। तो अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है यानी UNHRC उससे निलंबित कर दिया गया? ये कौन सा देश है जरा बताइए। तो ये काम किसके साथ किया गया? रूस के साथ किया गया। जितने बाकी पश्चिमी देश हैं वो रूस के खिलाफ हो गए हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। रूस के ऊपर अपनी धुन सवार है, तो इसे हमने देखा। खासतौर पे अमेरिका जो है वो इतना स्वार्थी देश है कि वो जिस तरह से चाहे वैसे दुनिया को नचाना चाहता है और बीच में अगर कोई बाधा बनता है तो उसे बर्बाद करने पर तुल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नाटो जो है वो अमेरिका के ही दिमाग की उपज है। प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य की यात्रा के दौरान दूधवाड़ी नाम का एक सामुदायिक जो रेडियो स्टेशन है उसका उद्घाटन किया गया? ये दूधवाड़ी जो है ना, ये एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। लेकिन ये कौन से राज्य की यात्रा है बताइए। तो 79 और करेक्ट आंसर इसका गुजरात होगा, ठीक है। गुजरात दौरे के दौरान इसका उद्घाटन किया गया। इसमें से हम गुजरात को चुन लेते हैं जो कि है बी वाला ऑप्शन। इसके बाद 80वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है वो है HDFC 2022 तक, और विनय समरस्य योजना जो है ये कर्नाटक सरकार की है। दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक अफगानिस्तान है और अवैध तरीके से वहां से स्मगलिंग होती है। और 100% विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अब ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सभी सही है। जितनी जानकारियां हैं वो सब की सब सही है और सब आपके लिए काम की हैं अलग अलग, एक साथ कभी नहीं पूछी जाएंगी, सब अलग अलग पूछी जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। तो अब इसके बाद देखें 81 को। असल में 100 प्रश्न ही हम दे सकते हैं, ये हमारी बाध्यता है। जो एक प्रारूप है टेस्ट का वैसा हो सकता है, उसमें हम हजारों प्रश्न आपको नहीं दे सकते ना आप पढ़ सकते हैं। तो एक प्रश्न में आप ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त कर सकें इस हिसाब से इन्हें डिज़ाइन किया जाता है।
अब आप देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने पौधा आधारित देश का पहला कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्लान बनाया है, मतलब वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है कोविफेंज। अब ये बताइए कि देश कौन सा है। तो आपसे ये सब नाम भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। फिलहाल देश का नाम बताइए। तो देखिए ये कनाडा है, ठीक है, ये अपना भारत नहीं है, ये कनाडा का काम है। इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। इसमें से किस राज्य की सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट को पेश किया है, यानी बजट की योजना के अंतर्गत बाल बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से ये संविधान में उल्लिखित है, बजट तो कहा नहीं जाता है। तो राज्य कौन सा है, और 82 करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाल बजट का प्रावधान मध्य प्रदेश में, बी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। 83 को देखते हैं। मार्च 2022 में विश्व बैंक ने किसकी लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बांड यानी WCB लॉन्च किया है। ये कौन सा जीव है, काला गैंडा है, या फिर बहुत बड़ा जायंट पांडा है, या बर्फीले तेंदुए हैं यानी स्नो लेपर्ड, या फिर जो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स होते हैं वो हैं। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो काले गैंडे यानी ब्लैक राइनो, ठीक। तो ब्लैक राइनो यानी ए वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। इसके बाद 84 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नीवा जो कार्यक्रम है उसको लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। ये कौन से राज्य की विधानसभा है, जरा बताइए। तो ये नागालैंड की विधानसभा है, और इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। किस वर्ष का दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता जो है उसको दोगुना, मतलब कौन से वर्ष तक जो दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता है यानी मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 108 मिलियन टन, उसको हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। ये लक्ष्य कब तक का है, इसमें जो वर्ष दिया है उसे देखिए, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 2 साल बाद यानी 2025 तक ये टारगेट रखा गया है। और इसके बाद 86 को देखते हैं। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, और उद्घाटन की जो डेट है वो दी हुई है, वो है 29 मार्च 2022 की। तो अब ये बताइए कि ये जगह कौन सी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, पूर्वी दिल्ली, और इसमें से पूर्वी दिल्ली वाला ऑप्शन कहाँ पे है, सी वाले विकल्प में दिख रहा है। 87 में पूछा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, इन्होंने भारत की पहली चलती फिरती यानी मोबाइल लेवल 3 जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन कहाँ पर किया वो आपको बताना है। तो इसमें बहुत सारी सूचना तो प्रश्न में ही है। अब इसमें से राज्य का नाम आपको बताना था। तो 87 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, महाराष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। और महाराष्ट्र को अगर हम चुनते हैं तो बी वाला ऑप्शन इसमें से आपको दिखाई देता है, वैसे भी यहाँ अंडरलाइन कर लिया है तो आपको हिंट मिल जाएगा। इसके बाद आप 88 को देखते हैं। नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करना ये किसी पहले राज्य का काम है। ये पहला राज्य कौन सा है जरा बताइए। ये नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, तो बताइए किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। ये असम के द्वारा किया गया है, ठीक है। और असम को अगर हम चुनते हैं तो ए वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि अगस्त में जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में बताइए कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। असल में आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा सही सुमेलित या सही नहीं दिया हुआ है, अर्थात गलत की तलाश करनी है। तो सत्येंद्र प्रकाश जो है ये PIB के प्रधान महानिदेशक बने हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है ये CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। और उदय उमेश ललित जो है ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। और मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है ये नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए इनका नाम सुझाया गया है, मतलब इनके नाम का प्रस्ताव मिला है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये बताइए कि गलत कौन सा है। तो आप ये देखें कि जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। उदय उमेश ललित जो है ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो इसमें जो 50वां दे रखा है ना उसकी जगह पे आपको लगा लेना चाहिए 49वां। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी वाले ऑप्शन को हमने बाहर कर दिया है। प्रश्न संख्या 90 को देखिए। फरवरी 2022 में भारतीय रेलवे के द्वारा पहली बार अपनी तरह का सौर ऊर्जा संयंत्र ये शुरू किया गया। कहाँ पर शुरू किया गया जरा बताइए। राज्य और जिले का नाम दिया हुआ है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो मध्य प्रदेश का बीना हो जाएगा, बीना मध्य प्रदेश। और बीना मध्य प्रदेश यानी सी वाला विकल्प। 91 और 91 में आपसे पूछा गया कि किस संस्थान ने कृषि मौसम संबंधी सलाहकार सेवाओं के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, मतलब ये कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान है ये बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका IIT रुड़की हो जाएगा। ऐसे काम रुड़की, मतलब रुड़की का IIT करता है, तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुन लिया। 92 को देखते हैं। 2021 का जो रामानुज पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। 2021 का रामानुज पुरस्कार ये किसको दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को। इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 29 जनवरी 2022 को आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ वो जगह आपको बतानी है। इसमें ताबुक, आभा, जेद्दा और यानबू दिया हुआ है। अब जगह इसमें से कौन सी होगी, जेद्दा होगी। और जेद्दा को अगर आप चुनेंगे तो सी वाला विकल्प आपका हो जाएगा। इसके बाद 94 को देखते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि गंगा सागर मेला जो है ये आयोजित किया जाता है और इसका जो आयोजन का समय था वो 10 से लेकर 16 जनवरी 2022 तक का था। पिछले साल जनवरी की बात हो रही है और हर साल ये लगता है। तो बताइए कि ये किस राज्य में आयोजित किया गया। तो जहाँ पर ये तीर्थ है वहीं पर आयोजित किया जाएगा। अब इसमें आप देख कर बताइए। तो 94 का राइट आंसर वेस्ट बंगाल होगा। गंगा सागर एक पवित्र तीर्थ स्थान है जो माघ महीना होता है, खिचड़ी के आसपास का मौसम,
जो यूपी और बिहार के लोग हैं, विशेष रूप से यूपी का जो पूर्वांचल क्षेत्र है और पूरा बिहार रीजन, उसमें लोग तीर्थ के लिए गंगा सागर जाते हैं। कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार करिए और गंगा सागर एक बार करिए, आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा, ये मान्यता है। और गंगा सागर से यात्रा करके लौटते हैं तो उसके बाद गया जी जाते हैं, गया जाते हैं बिहार में, और वहाँ पिंडदान करते हैं ताकि इनके पितरों को, मतलब श्राद्ध उनका पूर्ण हो जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ऐसे होता है। और यहाँ पर आप चुनेंगे किसको? वेस्ट बंगाल को चुनेंगे। और आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। किसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की? ये वन स्टॉप वेबसाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी देखिए आप नया बजट जो आया है उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये वन स्टॉप वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कौन सी सरकार है? और ये अगर आप देखें तो दिल्ली की गवर्नमेंट है। दिल्ली वैसे भी प्रदूषण से हमेशा ही कराह रहा होता है, तो दिल्ली की सरकार ने यह अच्छा फैसला लिया है। इसके बाद आप 96 को देख रहे हैं। 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया, और ये है राजनाथ सिंह जी। और इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 97 आपसे पूछ रहा है कि माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है? ये क्या है? अश्वेत महिला है और इनका सिक्के पर चित्रांकन किया गया है। इनका नाम है माया एंजेलो। किस देश की रहने वाली है? तो ये अमेरिका की रहने वाली है। ठीक है, ये अमेरिका की रहने वाली है और इसे हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद 98 को देखते हैं। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल जो है ये कौन से राज्य में आयोजित किया गया? इसका 18वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया मणिपुर में। हमने डी वाले विकल्प को चुना है जो कि इसमें सही है। प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं। सही जोड़े का आपको चयन करना है। ईसीआई का नेशनल आइकॉन ये चुना गया है पंकज त्रिपाठी जी को। स्वच्छ भारत दिवस 2022 ये 2 अक्टूबर को मनाया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल समारोह है ये 2023 का इसका आयोजन गोवा में होगा। और छठा इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, छठवां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसमें कुछ आयोजन स्थल, कुछ ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे करके मिक्स सूचनाएं दी हुई है। आपको ये बताना है कि जो मिलान किया है उसमें से सही कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखें तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सही हैं, मतलब जो सूचनाएं दी हुई हैं वो परफेक्ट हैं, और इसलिए हम ई का चयन करते हैं कि जितने भी हैं वो सभी सही हैं। इसके बाद 100 को देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अक्टूबर 2022 में बिहार राज्य में किसकी अध्यक्षता में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? ये जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? उस व्यक्ति का नाम चुनिएगा। तो ये नवीन चंद्र आर्या जी हैं और इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने 100 का जो सफ़र है उसे पूरा किया और उम्मीद है कि अच्छे तथ्यों से आपका साक्षात्कार हुआ है। और रिवीजन का एक अच्छा तरीका हो सकता है, तो आप इन वीडियोज से जुड़े रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। इसमें हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और आप भी जिसे शेयर करते हैं वहाँ तक सूचना पहुँचती है। तो तब तक के लिए नमस्कार।